जितने भी CHO के कैंडिडेट हैं सबको वेलकम है और आज से कंटिन्यू आपको यहाँ पे वीडियो मिलेंगे। आप आके CHO का तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग को एक अच्छा क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन एक अच्छा होगा, आपके एग्ज़ाम बेस्ट होगा। आपको मैं प्रैक्टिस के लिए यह वीडियो प्रतिदिन आपको दोपहर में देने वाला हूँ, ठीक है। जब भी आप आइएगा प्रतिदिन आपको दोपहर में ये वीडियो मिल जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम को और ज़्यादा बूस्ट कर सकता है। और आप लोग देख सकते हैं कि कितना आप खुद से सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर 70 to 80% अगर सही कर लेते हैं वीडियो के माध्यम से तो समझिए आपका तैयारी अच्छा है। मैं तो ये समझ रहा था कि बड़ी जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगी यहाँ पे और लोगों को जल्दी से जॉब भी मिल जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अब कब होगा आगे इसका कोई अता पता नहीं है, ठीक है। पहला प्रश्न है, 1 लीटर लगभग समान होता है, मतलब 1 लीटर ऑप्शन है ऑन्स में। आपको इनमें से चारों में से बताना है कि जो 1 लीटर हमारे इधर जो चलता है वह ऑन्स जो होता है अमेरिकी स्टैंडर्ड है। तो 1 लीटर में कितने ऑन्स होते हैं, ठीक है। 33 ऑन्स, 34 ऑन्स, 40 ऑन्स, 45 ऑन्स, इनमें से आपको राइट आंसर को बताना है। तो 1 लीटर में जो लगभग ऑन्स जो होता है वह 34 ऑन्स के बराबर होता है लगभग में, ठीक है। तो याद रखिएगा, यह ये जो आपका माप वाला रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता है, पूछेगा, समझ गए। आगे चलते हम लोग। सेकेंड प्रश्न है अपन यहाँ पे, एक चाय का चम्मच 1 टी-स्पून होता है कितने ml का। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 5 ml, 7 ml, 10 ml, 15 ml। तो आपको बताना है कि एक जो चाय का चम्मच होता है उसमें कितना ml जो है लिक्विड समा सकता है, मतलब आ सकता है। तो एक जो चाय का चम्मच का जो नाप होता है वह कितना होता है। तो राइट आंसर होगा आपका 5 ml। एक चाय का चम्मच 5 ml के बराबर होता है, ओके। आगे चलते हम लोग, चलिए आगे देखिए। हमारे पास जो तीसरा प्रश्न है काफ़ी खूबसूरत प्रश्न है। कहता है कि निम्न में से व्यक्ति को STD मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इन्फेक्शन के हायर चांस, मतलब सबसे ज़्यादा जो चांस है STD रोग होने का वह कैसे व्यक्ति में होता है। तो आपके सामने में है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं आप लोग कि निम्न में से जो व्यक्ति होता है सबसे ज़्यादा जो हायर चांस होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होने का वह किसमें ज़्यादा होता है। तो देखिए, इंट्रावेनस ड्रग यूज ओनली, ठीक है। इंट्रावेनस क्या नस के माध्यम से दवाई लेगा उसको होगा, तो ये चीज़ गलत हो गया। एक से अधिक के साथ असुरक्षित जो है यौन संबंध बनाना, क्या ये सही बात है। तो ये तो सही बातें हैं, लेकिन और भी है क्या, उन व्यक्तियों के साथ सेक्स जिन्हें पता नहीं हो, एक गलत चीज़ है, ठीक है। होमोसेक्सुअल, यह भी गलत सेक्स। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा कौन सा, वह बी हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि एक से अधिक व्यक्तियों के साथ अगर आप असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं तो फिर वह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का सबसे ज़्यादा चांस बन जाता है, ओके। आगे चलते हैं। अब एक और है, चौथा प्रश्न काफ़ी खूबसूरत है कि बच्चों को डायपर रेस से बचाने के लिए निम्न में से क्रियाएं हैं, मतलब कौन सी काम है जिससे बच्चा को जो डायपर पहनाया जाता है ना छोटे बच्चा को, उसमें जो रेसे बन जाते हैं, तो उस रेसे से बचाने के लिए कौन सा काम करेंगे। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जब मल त्याग हो तो हल्के क्लीनर से और पानी से धोकर साफ करके सुखाना चाहिए। हर समय जब डायपर बदला जाए तो साबुन और पानी से धोना चाहिए। डायपर को बदलते समय कुल्हों को पोंछकर तेल व पाउडर लगाना चाहिए। तेल लगाने से पहले साबुन से धोना चाहिए। तो इसमें से डायपर रेसेज से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो जब देख लीजिए, जब मल त्याग हो तब हल्के क्लीनर से और पानी से धोकर साफ करके सुखाना चाहिए। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिए, ऑप्शन ए सही है, ओके। आगे पांचवा प्रश्न है आपके सामने, काफ़ी खूबसूरत प्रश्न है। कहता है कि ट्रोसियस साइन का संबंध किससे है। ट्रोसियस, तो ट्रोसियस साइन का संबंध किससे है। हाइपोकैल्सेमिया से, हाइपोनेट्रेमिया से, हाइपरकैल्सेमिया से, हाइपरनेट्रेमिया से। तो पहले इन चारों वर्डों का मतलब समझिए कि मतलब क्या होता है। हाइपोकैल्सेमिया का मतलब होता है कि कैल्शियम का कमना। देखिए, हाइपो लगा होगा तो होता है कम, ठीक है, और हाइपर लगा होगा तो हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, ओके। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया। बाकी ये नेट्रेमिया का मतलब होता है
Na होता है सोडियम, तो यही सोडियम को नेट्रेमिया सूचित करता है। Ca से होता है कैल्शियम, तो ये कैल्शियम को सूचित करता है। बस ऐसी चीज़ को आपको पहचानना है। तो एक ट्राउसियस जो साइन होता है या ट्राउजिया साइन जो होता है, यह ट्राउसियस साइन जो होता है हाइपोकैल्सेमिया में जो है दिखता है। ठीक है, किसी पेशेंट के अगर बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा कम जाता है तो उसे ट्राउसियस साइन दिखते हैं। ओके, आगे चलिए। अब यहाँ पे है नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है माय डियर कि वाइटल साइन यानी जो जैविक साइन होता है, आपको पता है कौन कौन सा जैविक साइन है, सांस लेना, पल्स रेट, तापमान, ठीक है, श्वसन दर, ये सब वाइटल साइन है, टेम्परेचर, ये सब वाइटल साइन है। जिसे व्यक्ति की स्थिति के बारे में पता लगाया जाए वही वाइटल साइन होता है। तो वाइटल साइन के अलावा निम्न में से कौन सा असेसमेंट आकलन एक 10 माह का बच्चा जिससे दस्त और निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन है के बारे में महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देता है। कह रहा है कि एक 10 माह का बच्चा है, उसमें वाइटल साइन तो बताता ही है स्थिति के बारे में कि किस स्थिति में है, लेकिन कहता है कि इस वाइटल साइन के अलावा वह कौन सा आकलन है जो एक 10 माह के बच्चे में दस्त और निर्जलीकरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, स्टूल स्पेसिमिन एग्जामिनेशन, बच्चे के शरीर का वजन, बच्चे का पोस्टेरियर फ्रंटली का परीक्षण, मूत्र स्पेशल परीक्षण। तो स्पष्ट रूप से इसमें बताता है मल सैंपल विश्लेषण, मतलब मल की जांच, एक गलत हो जाएगा। दस्त और निर्जलीकरण में इसका कोई मतलब नहीं है। बच्चे के शरीर का वजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही बच्चा में दस्त और निर्जलीकरण होने लगता है, बच्चा का वजन गिरने लगता है, कम होने लगता है। तो वजन से आप पता लगा सकते हैं वाइटल साइन के अलावा। ठीक है, बाकी बच्चे का पोस्टेरियर फ्रंटली का परीक्षण, ये तो इससे रिलेटेड है नहीं। मूत्र का एग्जामिनेशन इससे भी रिलेटेड नहीं है। ओके, चलिए आगे चलते। अब यहाँ पे आता है 7वां प्रश्न है, रिंग वर्म जो एक स्कूली उम्र के बच्चे में अक्सर पाया जाता है किसके कारण होता है। तो देखिए, एक बच्चा में जो गोल कृमि होता है रिंग वर्म, एक स्कूली बच्चा में जो होता है 0 से 6-5 वर्ष के उम्र में, यह जो है जिसका कारण जो बनता है वह कौन होता है। क्या वह वायरल इन्फेक्शन होता है, या एलर्जी के कारण, या फंगस के कारण, या प्रोटोजोआ के कारण। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह आपका कौन सा होगा, रिंग वर्म जो है यह एक फंगी यानी फंगस के कारण जो है बच्चे में पाया जाता है। ठीक है, चीज़ों को समझ गए, आगे चल। आगे है 8वां प्रश्न है, संक्रामक बीमारी का प्राथमिक मतलब प्रिवेंटिव कौन सा है, मतलब प्राइमरी प्रिवेंशन कौन सा है। एक संक्रामक बीमारी है, उसका हम होने से पहले ही जो बचाव के लिए उपाय करते हैं वही प्राथमिक बचाव होता है। देखिए, एक बीमारी है और बीमारी से बचने के लिए हम पहले ही जो उपाय कर लेते हैं, सोच लेते हैं, वही प्राथमिक बचाव होता है। जैसे कोविड किसी को हुआ किसी को नहीं हुआ, लेकिन जिसको हुआ वह भी वैक्सीन लिया, जिसको नहीं हुआ वो भी वैक्सीन लिया। तो जिसका नहीं था वो भी वैक्सीन क्यों लिया, ताकि हमें आगे चल के कोरोना से बचा जा सके। तो वह उसका प्राथमिक उपचार हो गया, प्राथमिक बचाव हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखते होइएगा, बच्चा का जन्म के समय ही टीबी का टीका दे दिया जाता है, BCG। क्यों दिया जाता है, ताकि आगे चल के BCG का जो खतरा है वह इस बच्चे में कम हो जाए। क्योंकि टीबी का, चूँकि टीबी एक संक्रामक रोग है, तो जो उपाय पहले ही कर लिया जाता है वही हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम संक्रामक बीमारियों के प्रति पहले ही टीकाकरण कर लेते हैं ताकि इस बीमारी से आगे बचा जाए। तो वह टीकाकरण होगा कौन सा, इम्यूनाइजेशन होता है। ठीक है, ओके, प्राइमरी प्रिवेंशन। आगे है 9वां प्रश्न है, काफ़ी खूबसूरत है। 1 औंस बराबर होता है कितने टी स्पून के। अब मैंने यहाँ आपसे क्या पूछा कि 1 औंस बराबर होता है कितने टी स्पून, मतलब चाय के चम्मच के। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, 1 औंस जो बराबर होता है वह एक औंस जो बराबर होता है वह कितने के होता है, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, 30 के आसपास। ठीक है, 30 के आसपास। ओके, तो और आपको ये पता है कि एक जो टी स्पून होता है 5 ml का होता है। ठीक है, तो ये टी स्पून पूछ रहा है, तो ये 5 ml से इसमें भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यही 6 चाय का चम्मच राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 टी स्पून 5 ml का होता है, अपन ऊपर अभी देखें। ठीक है, 10वां प्रश्न है, 1 टेबल स्पून बराबर है, 1 टेबल स्पून किसके बराबर है। तो 1 टेबल स्पून, देखिए
एक क्वेश्चन जो है टेबल स्पून वाला पूछा गया था अभी पोस्ट बीएससी नर्सिंग का एग्जाम जो इग्नू की तरफ से हुआ था ना, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि एक टेबल स्पून किसके बराबर होता है। तो टी स्पून और टेबल स्पून में अंतर होता है। टी स्पून होता है 5 ml का, ठीक है, लेकिन टी स्पून जो होता है वह आपका होता है टी स्पून से बड़ा होता है, ठीक है। देखते होइएगा आप लोग कि एक होता है चाय का चम्मच, एक होता है जो बड़ा चम्मच होता है, उसमें ज़्यादा मटेरियल समाता है, ठीक है। तो एक टेबल स्पून जो बराबर होता है 5 ml होगा टी स्पून का, ठीक है। टी स्पून रहता तो 5 ml, लेकिन यहाँ पे टेबल स्पून है तो यह 7 ml गलत, 10 ml गलत, राइट आंसर 15 ml। तो टी स्पून जो होता है 15 ml के बराबर है। मीन्स एक टेबल स्पून इक्वल टू होता है 3 टी स्पून का, ठीक है, 3 टी स्पून का, 3, समझ गए, ओके। आगे एक और नाप का प्रश्न है, काफ़ी खूबसूरत है। एक औंस बराबर होता है कितने ml का, आया ना प्रश्न यहाँ पे। तो एक औंस जो बराबर होता है 15 ml, 25 ml, 30 ml, 40 ml। तो राइट आंसर एक औंस बराबर होता है अपन यहाँ पे 30 ml का, ओके, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से कंसेप्ट भरा प्रश्न पढ़ेंगे तो आगे काम देगा, वरना बैठे रह जाइएगा माय डियर, कुछ नहीं होगा, ओके। आगे चलिए, आगे है 12 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी खूबसूरत प्रश्न है। कहता है पोस्चुरल ड्रेनेज में पोस्टीरियर अपर लोब को ड्रेन करने हेतु देते हैं कौन सा पोजीशन। सबसे पहले समझ लीजिए पोस्चुरल ड्रेनेज क्या है। तो पोस्चुरल ड्रेनेज एक प्रकार के स्थिति होता है जिसमें मान गए कि किसी को प्लूरल इफ्यूजन हो गया हो, ठीक है, पानी भर गया हो छाती में, फेफड़ा में, ठीक है, फेफड़ा के कैविटी में, या पस जमा हो गया हो। तो एक ऐसा पोजीशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इस पोस्चुरल ड्रेनेज में एक बैग होता है, उस बैग में जो है आपका पोजीशन में हम बैठा देकर, उस पोजीशन में देकर हम उसके प्लूरल इफ्यूजन को बाहर करते हैं, अनावश्यक तरल को बाहर करते हैं, ठीक है। तो यही कहता है पोस्चुरल ड्रेनेज में पोस्टीरियर लोब मतलब पीछे वाला जो खंड है उसको ड्रेन हमको खाली करना है, तो उसको कौन सा पोजीशन देंगे, बैठाकर, आगे की तरफ मुड़ाकर, छाती के नीचे तकिया रखकर बाईं तरफ लेटाकर, या छाती के नीचे तकिया रखकर दाईं तरफ लेटाना। तो आपको देखना होगा कि यहाँ पे राइट आंसर पोस्चुरल ड्रेनेज में अगर पोस्टीरियर पीछे वाले ऊपर के खंड से अगर ड्रेन करना हो, ठीक है, तो उसको हम लोग आगे की तरफ 30 डिग्री मुड़ाकर एक काम करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे है एक और प्रश्न आ गया, वह था अपर साइड का, पोस्टीरियर के अपर साइड का, बट अब है राइट मिडिल लोब, मतलब राइट मतलब दायां मध्य खंड का अगर ड्रेनेज करना हो तो कौन सा पोजीशन देंगे। तो उसके लिए छाती के नीचे तकिया रखकर बाईं तरफ लेटाकर। अगर राइट साइड के खाली करना हो, ठीक है, ड्रेनेज करना हो, तो लेफ्ट साइड में हम लोग क्या करेंगे, छाती के नीचे तकिया लगाकर बाईं तरफ लेटाकर, मतलब लेफ्ट साइड में उसे लेफ्ट लैटरल लेटाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा, उल्टा होता है। राइट वाले खंड से, राइट मिडिल खंड से अगर ड्रेनेज करना हो तो बाईं तरफ लेटाएंगे। कैसे लेटाएंगे, बाईं तरफ लेटाएंगे, कैसे लेटाएंगे, छाती के नीचे तकिया लगा के। इसी प्रकार से अगर लेफ्ट मिडिल लोब के पूछेगा तो क्या करेंगे, राइट साइड के हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में उसे लेटाएंगे छाती के नीचे तकिया लगाकर। तो कन्फ्यूजन मत रखिए। आगे ना फिर यहाँ पे देखिए लेफ्ट मिडिल लोब है तो छाती के नीचे तकिया रखकर दाईं ओर यानी राइट साइड, यानी लेफ्ट मिडिल लोब को ड्रेन करना है तो राइट साइड की तरफ लेटवाएंगे। अगर राइट साइड के खाली करना हो तो लेफ्ट साइड लेटवाएंगे, बस उल्टा कर देना है, ओके। चलिए ये हो गया। 15 प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये सब प्रश्न आपके लॉजिकल तौर पर पूछता है, यही सब प्रश्न थियोरिकल में बनता है। पोस्चुरल ड्रेनेज के दौरान अलग अलग पोजीशन देने हेतु कौन से बेड यूज करते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे आ गया कि जैसे पोस्चुरल ड्रेनेज के दौरान अलग अलग पोजीशन देने हेतु कौन से बेड का यूज करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि अलग अलग जो है पोजीशन पोस्चुरल ड्रेनेज में, ठीक है, देते हैं, कभी राइट साइड, कभी लेफ्ट साइड, कभी जो है आपको 30 डिग्री मुड़ा हुआ, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में अलग अलग पोजीशन होगा, उस अलग अलग पोजीशन के लिए कौन सा बेड बिस्तर का उपयोग करते हैं पोस्चुरल ड्रेनेज में। तो पोस्चुरल ड्रेनेज में हम लोग जो है नेल्सन बेड का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। कार्डियक बेड किसके लिए होता है, जो हृदय से संबंधित मरीज है उनके लिए। ऑर्थोपेनिक बेड जो होता है किसके लिए होता है, जिसको श्वसन में कष्ट हो, ठीक है,
उसके बाद होता है डिवाइडेड बेड होता है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग बेड आपके अलग होते हैं, ठीक है। आगे चलिए, उसके बाद है 16 नंबर है, कहता है एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस से संबंधित सत्य कथन क्या है। अब आप लोग नहीं पढ़े हैं, हमें पढ़ा चुके हैं पहले भी। एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस देख लीजिए, इसका कथन सत्य क्या है। सिम्फेसिस प्यूबिस और नाभि के बीच मिडवे करना। उदरीय पैरासिम्प्टोसिस में मरीज को स्थिति दी जाती है, फाउलर स्थिति कहलाती है, ठीक है। मरीज को प्रक्रिया से पहले मूत्र त्यागने को कहना। उपरोक्त में से सभी। तो एब्डोमिनल पैरासिम्प्टोसिस से जो संबंधित कथन है यह इनमें से सभी के सभी सही है, ठीक है। उदरीय पैरासिम्प्टोसिस में मरीज को स्थिति दी जाती है, फाउलर स्थिति कहलाती है, समझ गए। तो ये एब्डोमिनल समझ लीजिए, एब्डोमिनल पैरासिम्प्टोसिस होता है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें होता यह है कि पेशेंट के मान गए उदर भित्ति में, उदर के गुहा में अनावश्यक पानी जम गया हो, एसाइटिस हो गया हो, पेट में पानी भर गया हो, तो एक इंजेक्शन जो है लगाया जाता है, ठीक है, पेट के एरिए में, और वहाँ से पानी खींचा जाता है, और यही प्रोसेस एब्डोमिनल पैरासिम्प्टोसिस कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर छाती वाले एरिए में से अगर पस या पानी निकालना हो तो उसे थोरासेंटेसिस कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। तो एब्डोमिनल पैरासिम्प्टोसिस में इनमें से सभी जो है संबंधित है, तो एक बात है ध्यान में रखिएगा, ओके। आगे है 17 नंबर, चेस्ट ट्यूब के प्रॉपर फंक्शन हेतु निम्न में से किसकी जरूरत संकेत है। कहता है चेस्ट में ट्यूब लगा है, ठीक है, उस ट्यूब को प्रॉपर तरीके से काम करने हेतु किसकी जरूरत संकेत है। छाती से निकासी करते समय बैठी हुई स्थिति और डालने की स्थिति से नीचे, वाटर सील उतार चढ़ाव के साथ मरीज का सांस लेना और सांस छोड़ना, वाटर सील में बबलिंग, उपरोक्त सभी। तो देखिए, चेस्ट ट्यूब में जो जरूर संकेत जो होता है इनमें से तीनों होगा। छाती से निकासी करते समय बैठी हुई स्थिति में और डालते समय नीचे की स्थिति में, ठीक है। वाटर सील जो होता है, एक ये बैग होता है, चेस्ट ट्यूब लगता है तो एक बैग होता है, तो उसमें जो वाटर सील जो होता है उतार चढ़ाव के साथ मरीज का सांस लेना और सांस छोड़ना, जो एक बैग होता है, ठीक है। इस बैग में मरीज सांस लेता है तो यह खींचेगा, ऊपर चढ़ेगा, और जब सांस छोड़ता है तो यह नीचे की तरफ आता है, क्योंकि इसमें प्रेशर कमता है, तो ये भी सही है। और वाटर सील में बबलिंग, अब ये जो वाटर सील होता है, मरीज सांस लेता है तो इसमें बबलिंग होता है, ठीक है, बबल्स निकलते हैं, तो ये सब के सब चेस्ट ट्यूब से रिलेटेड है, ठीक है। 18 है, गैस्ट्रिक लैवेज का मतलब क्या होता है। गैस्ट्रिक लैवेज का मतलब होता है द्रव और आहार को ट्यूब के द्वारा देना जो पेट में है, ठीक है, जो पेट में है। क्या ये पेट वाला चीज़ को हम लोग देंगे, कहाँ से देंगे। पेट गुहा का धावन और धोना, एनजी ट्यूब को पेट में डालना, एनजी ट्यूब को निकालना। तो गैस्ट्रिक लैवेज का मतलब होता है कि पेट के कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी को धावन और धोना, मतलब क्लीन करना, साफ करना, ठीक है, गैस्ट्रिक लैवेज का। गैस्ट्रिक लैवेज का और मतलब है, क्वेश्चन सेम है, ठीक है, लेकिन और मतलब समझिए। गैस्ट्रिक लैवेज का मतलब होता है द्रव और आहार को ट्यूब के द्वारा देना जो पेट में है, ठीक है। मतलब गैस्ट्रिक लैवेज का मतलब होता है कि द्रव और आहार को ट्यूब के द्वारा देना जो पेट में है, ठीक है। ये भी आपका कथन, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, क्वेश्चन सेम है बट ऑप्शन अलग अलग है, ओके, ध्यान में रखिएगा, दोनों मतलब होता है। 20 है, निम्न में से स्किन ट्रैक्शन नहीं है। कौन सा स्किन ट्रैक्शन नहीं है। तो बक्स एक्टेक्शन, ब्राइट्स ट्रैक्शन, ठीक है, रसल्स ट्रैक्शन और क्रचफिल ट्रैक्शन। तो माय डियर, निम्न में से स्किन ट्रैक्शन, अब ट्रैक्शन क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। ट्रैक्शन एक मशीन होता है, जहाँ पे आप लोग फिजियोथेरेपी में जाते होइएगा तो देखते होइएगा कि एक मशीन होता है जिसमें चक्का, पुली लगा होता है, रस्सी लगा होता है, और जिस भी अंग को आराम दिलाना हो, जिस भी अंग में खींचना हो, ठीक है, या फिर हड्डी टूट गया हो, हड्डी को सीधा करना हो, तो उस अंग में वजनदार ट्रैक्शन होता है, लगाकर पुली से खींचा जाता है और एक सीध में किया जाता है, तो यही ट्रैक्शन होता है। तो ट्रैक्शन, स्किन ट्रैक्शन, आपके बक्स ट्रैक्शन, बक्स एक्सटेंशन, यह जो है स्किन ट्रैक्शन है। ब्राइट एक्सट्रैक्शन, यह भी स्किन ट्रैक्शन है। रसल्स ट्रैक्शन, यह भी स्किन ट्रैक्शन है, बट क्रचफिल ट्रैक्शन जो है स्किन ट्रैक्शन नहीं है, ओके। आगे 21 नंबर देखिएगा, यहाँ पे
प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का रासायनिक है। पीओपी का रासायनिक क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम मैग्नेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक है कैल्शियम सल्फेट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके। 12 है ब्लड इन स्पूटम, मतलब स्पूटम में, ठीक है ना, थूक में ब्लड आना, या जो मुंह से निकलता है झाग उसमें ब्लड आना, कफ में ब्लड आना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो हेमोप्टाइसिस, हेमेटमेसिस, हेमोथोरैक्स, हेमेटोकेजिया। तो ब्लड में थूक में ब्लड आना या फिर स्पूटम में ब्लड आना, उसे हम लोग हीमोप्टाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोप्टाइसिस कहते हैं, ठीक है, ब्लड इन स्पूटम। अब एक क्वेश्चन पूछेगा कि वोमिटिंग, ब्लड इन वोमिटस, यानी वोमिटिंग में ब्लड आना, समझ गए, उसे क्या कहते हैं? तो स्पूटम थूक खार में ब्लड आएगा तो उसे हेमोप्टाइसिस कहेंगे। लेकिन अगर उल्टी हो रहा है उसमें ब्लड आएगा तो उसे क्या कहेंगे? हेमेटमेसिस, हेमोथोरैक्स, हेमोटकेजिया। तो जो वोमिटिंग में ब्लड आता है उसे हेमेटमेसिस कहते हैं, हीमाटेमेसिस कहते हैं, हीमाटेमेसिस ब्लड इन वोमिटस। ओके। 24 है मल में ऑकल्ट ब्लड होना क्या कहलाता है? तो मल में ब्लड आना को हम लोग क्या कहेंगे? मलीना, हीमोप्टाइसिस, हेमोथोरैक्स, हेमेटोकेजिया। तो मल में ब्लड आना मलीना कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, आगे चलिए। 25 है मल में फ्रेश ब्लड आना, वहाँ पे था क्या चीज़? ऑकल्ट ब्लड, ऑकल्ट ब्लड, और यहाँ पे फ्रेश ब्लड है। तो ऑकल्ट ब्लड आएगा तो मलीना, और अगर फ्रेश ब्लड आएगा, ताज़ा ब्लड आएगा मल में, तो उसे हीमोटचेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोटेकेजिया कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, हेमेटोकेजिया। ओके। 26 है सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, मतलब उच्च दाब निम्न दाब के बीच का जो दाब होता है रक्त दाब के, उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच जो डिफरेंस होता है, अंतर, उसे क्या कहते हैं? नाड़ी दाब कहते हैं, नाड़ी डिफिसिट, पल्स डिफिसिट यानी नाड़ी कम कहते हैं, नाड़ी ऑक्सीमीटर कहते हैं, या फिर पल्स पैराडॉक्सेज मतलब नाड़ी विरोधाभास कहते हैं। तो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक के बीच जो अंतर होता है उसे पल्स प्रेशर कहते हैं। जैसे अगर किसी का ऊपर का बीपी 140 है, नीचे का बीपी 90 है, तो पूछ देगा कि इसका पल्स प्रेशर, नाड़ी दबाव कितना होगा? तो इसका नाड़ी दबाव दोनों में घटा दीजिए, अंतर कितना है? 50 है, तो यही इसका नाड़ी दबाव हो जाएगा। समझ रहे हैं बातें को? आगे है, अब यहाँ पे पूछ देगा सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक। अब यहाँ पे पूछेगा एपिकल और रेडियल पल्स के बीच का अंतर क्या कहलाता है? मोस्ट वीवीआई यह प्रश्न है, पूछता है, एमवीवीआई प्रश्न है, ठीक है। पूछेगा एपिकल और रेडियल पल्स के बीच का अंतर क्या कहलाता है? नाड़ी दबाव, पल्स प्रेशर, पल्स डिफिसिट, पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स पैराडॉक्सेज। तो एपिकल और रेडियल पल्स के बीच का जो अंतर होता है उसे नाड़ी कमी यानी पल्स डिफिसिट बोलते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से आज मैंने 27 प्रश्न बताया। आप लोग को इस प्रश्न के बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर सुझाव दीजिए, और टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए, और एक क्वेश्चन डाले गए हैं आप वहां से भी देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।